Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to this class. In this class we are going to talk about the characteristics of viruses और हम लोग ये बात करेंगे कि पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक वायरसेस के characteristics कौन कौन से हमारे सिलेबस में शामिल हैं और अगर एमडी कैट की बात करते हैं तो एमडी कैट में वायरसेस के characteristics के हवाले से कौन कौन से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये बड़े सबसे पहले तो बात ये होगी कि ये बहुत सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बहुत सी कोई नई चीज़ें नहीं होंगी, मगर आपने एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को किस तरह से देखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़्यादा फोकस से देखना है, किस तरह से एमसीक्यूज को परसीव करना है, हम उन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। तो जो वायरसेस हैं, हम सभी लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और बैक्टीरिया से ये कितने छोटे होते हैं? बैक्टीरिया से ये तकरीबन 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी देख लिया जब हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में बात की कि जो चेम्बरलैंड फिल्टर है उसमें से भी वायरसेस गुजर जाते हैं जहां से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। इनको देखने के लिए हमें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ती है, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम इन्हें नहीं देख सकते। ये काफी सिंपल सा पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस आर स्टिल देयर। जो ये पॉइंट हमारे पास है कि वायरसेस का जो साइज है वो तकरीबन 20 नैनोमीटर, जो सबसे छोटे वायरसेस होते हैं, जो पर्वो वायरसेस हैं, वो 20 नैनोमीटर वाइड होते हैं, और जो सबसे बड़े वायरसेस हैं, पॉक्स वायरसेस, वो तकरीबन 250 नैनोमीटर जो है उनका साइज होता है, उनका डायमीटर होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है कि जो पॉक्स वायरसेस हैं, दे आर द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो सबसे बड़े वायरसेस हैं वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के साइज के बराबर होते हैं। और जो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनके बारे में भी आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो दोज आर माइकोप्लाज्मास। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा वो वाहिद बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, और जो सबसे बड़े वायरसेस हैं ये इस बैक्टीरिया के साइज के होते हैं। ये उन पोर्स में से, उन मेम्ब्रेन्स में से, उन फिल्टर्स में से गुजर जाते हैं जहां से बैक्टीरिया नहीं गुजर पाते। हम लोगों ने चेम्बरलैंड फिल्टर के अंदर ये चीज पढ़ ली थी। तो वायरसेस बच्चों देखो, ये पैरासाइट्स हैं। किसी किस्म का वायरस आप उठा के देखने, इट विल बी अ पैरासाइट, इट विल बी एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यानी कि एक वायरस को ग्रो करने के लिए हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ये कभी भी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, आर्टिफिशियल कल्चर के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। देर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है पहले भी। अब ये क्यों ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं? दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो एंजाइम नाम की एक चीज है वो मौजूद नहीं होती। देर इज स्टिल अ पॉइंट जो कि बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि कुछ जो वायरसेस हैं उनमें एंजाइम्स होंगे, मगर वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वायरस है जिसको हम लोग रेट्रो वायरस का नाम देते हैं। कुछ वायरसेस की टाइप्स हैं, जैसे कि एचआईवी का जो वायरस है, दैट इज अ रेट्रो वायरस। अब इन वायरसेस के अंदर एक एंजाइम होता है, सभी वायरसेस में इनमें होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम हमारे पास है, ये एंजाइम किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करेगा। उसका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि उसने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है, ताकि जो वायरस है वो प्रो वायरस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, वो होस्ट के जो जीनोम है उसमें अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो दे डिपेंड ऑन द होस्ट टू कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या ये अपने होस्ट के जो मेटाबॉलिक मशीनरी है, अपने होस्ट के एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इनके तमाम जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करें। एट द एंड होस्ट सेल ने डिजीज होकर उसने मर जाना है, इसके अलावा उसका कोई फेट नहीं होता। हमारे पास जितने भी वायरसेस हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वाई? बच्चों ये तो आप लोगों को पहले से पता है कि वायरसेस जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। हम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ यूज करते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स हैं क्या? एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली इनहिबिटर्स। अब ये वाला एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, जिसको अलग अलग तरह से एक एग्जामिनर मोल्ड करके आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। एंटीबायोटिक्स इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर ने क्या काम करना होता है? ये किसी भी एंजाइम को जाकर जो है वो ब्लॉक करती हैं, एंजाइम के काम करने को रोक देती हैं, ताकि एक एंजाइम जो कि कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो वाइटल फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना करे। अब बेचारे जो वायरसेस हैं उनके पास तो उनका एंजाइम ही कोई नहीं है,
तो एक एंटीबायोटिक जाके कौन से एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगी? इसका भी एक आंसर है, वो होस्ट के एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगी। लेकिन अगर हम कुछ वायरसेस की बात करें तो उनके होस्ट तो हमारे अपने सेल हैं, वो वायरसेस हमारे अपने एंजाइम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम अपने ही एंजाइम के खिलाफ जो इनहिबिटर है वो यूज करना शुरू कर दें, तो वो इनहिबिटर्स कौन से सेल्स में जाकर एक्ट करेंगे? वो सभी सेल्स में एक्ट करना शुरू कर देंगे, एंड दोज इनहिबिटर्स विल एक्ट एज अ पॉइजन फॉर द ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाई एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरसेस के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होती। अगर हम वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना, तो ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, वायरियन, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसके ऊपर इतना एम्फसाइज नहीं कर सकता जितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में भी आता है, ये आपको एमडी कैट में पहले पूछा भी जा चुका है, और अलग अलग तरह से ये चीज़ पूछी जाती है। तो देखें, हमारे पास एक वायरस है, हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन कोड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड जो जीनोम है वो डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो एक कंप्लीट एक मेच्योर वायरस जिसमें उसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड, ये दोनों चीजें मौजूद होंगी, दैट वायरस इज नोन एज अ वायरियन। ठीक है, एक कंप्लीट पार्टिकल है, एक पूरा मेच्योर पार्टिकल है, उसमें तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो वायरियन कहलाएगा। और अगर हमारे पास कोई ऐसा इंफेक्शियस एजेंट मौजूद है जो कि कंप्लीट वायरस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, क्यों पूरा नहीं उतरता? एक वायरस होने के लिए उसको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड दोनों की जरूरत थी, लेकिन एक हमारे पास छोटा सा सर्कुलर सा आरएनए का मॉलिक्यूल है जो कि इन्फेक्शन कोज कर रहा है। ये इन्फेक्शन किसमें कोज करेगा? ये नॉर्मली प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा। ये जो एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल होगा जो कि एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, जो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होता है, जो कि प्रोटीन कोट उसके इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, इस तरह के इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम वायरॉइड का नाम देंगे। वायरियन में और वायरॉइड में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो बच्चों आप लोगों ने ये चीज वैसे याद रखनी है। वायरियन जो है दैट इज अ कंप्लीट वायरस, और वायरॉइड जो है वो सिर्फ आरएनए का मॉलिक्यूल है। अब आरएनए है, ये डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं होता इसके अंदर। दूसरा, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं। अगर एक प्रोटीन बनी, उस प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन है, उस जीन में कोई म्यूटेशन आ गई और प्रोटीन बनी, और प्रोटीन आप लोगों को पता है कि उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, पीटीएम्स होती हैं। बच्चे पीटीएम्स को पेरेंट टीचर मीटिंग भी समझते हैं, लेकिन ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं, और इसमें प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है, उसको ग्लूकोज या लिपिड्स के साथ जो है वो अटैच करके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रही है एक ऐसी प्रोटीन की जो कि सही नहीं बनी हुई, उसको बनाने वाली जो जीन है उसके कोडोन्स ही खराब हो चुके थे, तो वो जो प्रोटीन होगी इट विल बी मिसफोल्डेड, वो एक मिसफोल्डेड प्रोटीन होगी। दैट मिसफोल्डेड प्रोटीन इज एन इन्फेक्शियस प्रोटीन जो कि प्रायोन कहलाती है, और प्रायोन्स का ये काम है कि ये एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं। एनिमल्स के अंदर कहाँ पे इन्फेक्शन कोज करते हैं? ये उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं। एक बहुत मशहूर इसका एमसीक्यूज है कि मैड काउ डिजीज कौन कोज करता है? तो मैड काउ डिजीज कोज करने वाले भी हमारे पास प्रायोन्स होते हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि एक जो वायरस है, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड होता है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी अ डीएनए, इट कैन बी एन आरएनए, लेकिन जो प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड हमारे पास छोटे छोटे से यूनिट्स से मिलकर बनता है। उन यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमियर्स का नाम देते हैं। हर एक वायरस की टाइप के लिए ये जो कैप्सोमियर्स हैं दे आर स्पेसिफिक। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें, दैट इज एन एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के अंदर जो प्रोटीन कोड है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, दीज आर कैप्सोमियर्स, और इनकी तादाद 252 होगी। जो हर्पीज वायरस है वो 162 कैप्सोमियर्स के मिलने से बनेगा। तो हर एक वायरस के अंदर ये जो कैप्सोमियर है वो उसके हिसाब से स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने एक चीज कर ली कि वायरसेस के अंदर दो चीजें होंगी, उसका न्यूक्लिक एसिड, जो कि अगर डीएनए है तो हम वायरस को डीएनए वायरस कहेंगे, अगर वो आरएनए है तो हम वायरस को आरएनए वायरस कहेंगे। दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरसेस को एक और बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, उनके इर्द गिर्द एक इन्वेलप मौजूद है या नहीं। अब जो इन्वेलप है वो क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी वायरस हो, वायरस अपने होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को पकड़े और अपने इर्द गिर्द रैप कर ले,
जब अपने इर्द गिर्द रैप कर लेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देखें एक नेकेड वायरस है, इसके ऊपर कोई इन्वेलप नहीं है, अगर वो अपने होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द रैप कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड एन इन्वेलप। जैसे कि आप लोगों के पास एक एग्जांपल है सार्स कोव 2 वायरस की, जो कोविड 19 कोज करता था, जो HIV वायरस है। ये जो वायरसेस होते हैं दे आर इन्वेलप्ड वायरस, वो जब भी अपने होस्ट के सेल को रप्चर करते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द रैप कर लेते हैं। ये भी वायरसेस की क्लासिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती है चीज। जैसे कि अगर आपके पास एक वायरस है जिसका जीनोम डीएनए है, उसे हम डीएनए वायरस कहेंगे। अगर उसके ऊपर इन्वेलप भी मौजूद है तो उसे हम कहेंगे डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। अगर उसके ऊपर डीएनए मौजूद नहीं है तो वो डीएनए नेकेड वायरस कहलाएगा। अगर एक वायरस है जिसका जीनोम आरएनए है, उसके ऊपर इन्वेलप मौजूद है तो वो आरएनए इन्वेलप्ड वायरस कहलाएगा। अगर उसके ऊपर इन्वेलप मौजूद नहीं है तो वो आरएनए नेकेड वायरस कहलाएगा। तो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई वायरसेस। अब इनके कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस विच बिलोंग्स टू द होस्ट सेल। हमने अभी अभी इसके बारे में बात की कि वायरसेस का वो स्ट्रक्चर जो कि उन्होंने अपने होस्ट के सेल से डिराइव किया हुआ होता है, होस्ट के सेल से निकाला हुआ होता है, दैट इज एन इन्वेलप, जो कि उनकी मेम्ब्रेन होती है। अब ना इसके बारे में आपको ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एक इन्वेलप की जो बायोकेमिस्ट्री है, एक इन्वेलप की केमिकल नेचर है, वो क्या होती है। तो जिस तरह एक सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है, उसी तरह एक इन्वेलप भी लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होगा। प्रायोन इज एन, प्रायोन क्या होता है। प्रायोन बच्चों एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। और अगर सिर्फ एक पीस ऑफ आरएनए होगा तो वो वायरॉइड कहलाएगा। आउटसाइड द लिविंग सेल वायरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म नोन एज। अब यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है इसमें वायरस का जिक्र किया जा रहा है, कंप्लीट वायरस का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अगर कंप्लीट वायरस का जिक्र ना होता तो जो एग्जामिनर है उसने स्पेसिफाई करना था कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट वायरस जब अपने होस्ट के बाहर होगा, पहली चीज ये तो वो नॉन लिविंग होगा। दूसरा वो वायरियन की फॉर्म में होगा, क्योंकि वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए है, प्रायोन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, कैप्सिड भी प्रोटीन जो होती है, वायरियन जो है दैट इज अ कंप्लीट वायरस। द वायरल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ डैश। वायरल इन्वेलप जो है वो किस चीज से मिलकर बनता है। क्या एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हैं। क्या लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली जो ग्राउंड सब्सटेंस है वही लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अ फुल्ली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल, वही वाली बात, वायरियन की डेफिनेशन है ये बेसिकली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वायरियन। तो जब इस